मित्रों नमस्कार, मैं सुधाकर अभिषेक अपने यूट्यूब चैनल SD पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, लखनऊ विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध सभी महाविद्यालयों के बीएड चतुर्थ सेमेस्टर का जो प्रथम पेपर है, कंपलसरी पेपर है, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, उससे संबंधित 20 प्रश्नों की श्रृंखला, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला मित्रों आप सबके समक्ष लेकर आए हैं। मित्रों, उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपकी होने वाली आगामी परीक्षा जो कि कल निर्धारित है उसके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। मित्रों, पूरा वीडियो ज़रूर देखकर जाइएगा, क्योंकि पिछले जो हम फर्स्ट सेमेस्टर के बनाए थे मित्रों, साइकोलॉजी और फिलॉसफी पेपर, बहुत क्वेश्चन कॉमन हुए थे। मित्रों, पहला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय शिक्षा का उदय किससे माना जाता है? पहला विकल्प है वेद से, दूसरा पुराण से, तीसरा उपनिषद से और चौथा है मित्रों गीता से। तो मित्रों, जो प्राचीन भारतीय शिक्षा का उदय है वह माना जाता है वेद से। इसमें आपका पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न मित्रों, वैदिक काल में विद्यारंभ संस्कार होते थे। पहला है प्रावज्य संस्कार, दूसरा है उपनयन संस्कार, तीसरा वैदिक संस्कार और चौथा है मित्रों समावर्तन संस्कार। तो वैदिक काल में मित्रों शिक्षा का जो विद्या का संस्कार होता था वह है उपनयन संस्कार। मित्रों, इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है। और मित्रों, वैदिक काल में शिक्षारंभ का संस्कार तो उपनयन था, लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि विद्या का अंतिम संस्कार कौन होता था, अंत में जब शिक्षा पूरी हो जाती थी तो क्या होता था, तो मित्रों समावर्तन संस्कार होता था। समावर्तन संस्कार विद्या पूर्ण होने पर होता था। गुरु अपने शिष्य अपने गुरु के पास जाकर के यह शिक्षा ग्रहण करते थे। उपनयन शब्द मित्रों दो शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस नयन। तो उप का अर्थ होता है समीप जाना। तो मित्रों इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, वह है उपनयन। अगला है, बौद्ध काल में शिक्षा का उद्देश्य क्या थे? पहला है मित्रों नैतिक चरित्र का निर्माण करना, दूसरा बौद्ध धर्म का प्रसार करना, स्प्रेड इसमें मित्रों अंग्रेजी वाला भी हो गया है। अगला है व्यक्तित्व का विकास करना और चौथा है उपरोक्त सभी। तो मित्रों बौद्ध धर्म का भी प्रचार प्रसार करना था, व्यक्तित्व का प्रसार करना था, नैतिक चरित्र का भी निर्माण करना था। इसलिए इसमें आपके तीनों ऊपर के विकल्प सही हैं। चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न मित्रों, बिस्मिल्लाह रस्म होता था मुस्लिम काल में मित्रों था कि शिक्षा का जो रस्म शुरू होती थी वो बिस्मिल्लाह रस्म से होती थी। तो उसकी उम्र क्या थी मित्रों जब बालक बिस्मिल्लाह रस्म लेता था? 4 वर्ष 4 माह 4 दिन, 6 वर्ष 6 माह 6 दिन, 7 वर्ष 7 माह 7 दिन या 3 वर्ष 3 माह 10 दिन। तो मित्रों जो बिस्मिल्लाह रस्म होता था उसको मौलवी संपन्न कराया करते थे और उसकी उम्र थी 4 वर्ष 4 माह 4 दिन। बच्चा जैसे ही यह रस्म पूरा करता था तो वह प्राथमिक शिक्षा का केंद्र मकतब में प्रवेश करता था, और जब शिक्षा पूरी हो जाती थी तो मकतब की शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा पूरी हो जाती थी तो फिर वह उच्च शिक्षा मदरसा में प्रवेश करता था। तो मित्रों इससे एक प्रश्न ये भी बनता है कि प्राथमिक शिक्षा का केंद्र मुस्लिम काल में क्या था? मकतब कहलाता था, और उच्च शिक्षा में उस शिक्षा का जो केंद्र था वह मदरसा कहलाता था। बाकी मित्रों वैदिक काल, बौद्ध काल और मुस्लिम काल, जब पिछले वर्ष मैंने सितंबर में यूट्यूब चैनल बनाया था तो उस पर डिस्क्रिप्शन में बहुत व्याख्या रूप में मैंने आप सभी को वैदिक कालीन, बौद्ध कालीन, मुस्लिम कालीन को पढ़ाने की कोशिश की है। मित्रों हमारे दूसरे तीसरे वीडियो में मित्रों जा कर के आप देख सकते हैं, वैदिक, बौद्ध, मुस्लिम को बहुत अच्छे से विस्तारित किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। अगला प्रश्न मित्रों, पांचवा प्रश्न है, ब्रिटिश मिशनरियों द्वारा धर्म प्रचार करने का प्रमुख केंद्र बनाया था। पहला है मित्रों श्री रामपुर बंगाल, दूसरा है मद्रास, तीसरा है गोवा और चौथा है पंजाब। तो मित्रों जो ब्रिटिश मिशनरियों द्वारा धर्म प्रचार करने का प्रमुख केंद्र पहले बनाया गया था तो वह था बंगाल का श्री रामपुर। विलियम कैरी, मार्समैन और एक और थे मित्रों श्री रामपुर, 3 जो है विलियम वार्ड थे। तो मित्रों श्री रामपुर बंगाल में सबसे पहले ब्रिटिश मिशनरियों द्वारा धर्म प्रचार करने का केंद्र बनाया गया था। अगला प्रश्न मित्रों, छठवां प्रश्न है, चार्ल्स ग्रांट ने किस वर्ष में एक पंचसूत्रीय योजना प्रस्तुत की? 1972 में,
1792 में, 1793 में, 1794 में या 1795 में। तो मित्रों चार्ल्स ग्रांट ने जो पंचवर्ष सूत्रीय योजना प्रस्तुत की है वह 1792 में है। इसमें आपका पहला विकल्प सही है। मित्रों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आप सबके समक्ष लेकर आए हैं, क्योंकि जो पिछला 2 पेपर बीएड के हुए हैं उससे ये पता चल रहा है एमसीक्यू कैसे पूछी जा रही है, परिभाषाएं पूछी जा रही है, वर्ष ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो इसमें आपका मित्रों पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किए गए किस अधिनियम में भारत में शिक्षा के ऊपर कम से कम 1 लाख रुपए प्रति वर्ष व्यय करने का आदेश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था? पहला विकल्प है मित्रों 1813 का आज्ञा पत्र, और दूसरा है 1833 का आज्ञा पत्र, और तीसरा है मित्रों वह है आप सबके समक्ष 1854 का वुड का घोषणा पत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें मित्रों आपका जो विकल्प सही है वह है आपका पहला विकल्प सही है मित्रों 1813 का आज्ञा पत्र। बाद में मित्रों इसमें पाश्चात्य विवाद हो गया था, भारतीय और पाश्चात्य साहित्यकारों में हो गया था धन को लेकर के किस पे खर्च करना है। तो इसको 1833 में जब सुलझाया गया था तो मित्रों 1 लाख रुपए को ये 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष करने का आदेश कर दिया गया था। अगला प्रश्न मित्रों 8वां प्रश्न है आप सबके समक्ष, वह है भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब गठित हुआ? सन 1880 में, सन 1881 में, सन 1882 में या 1883 में? तो मित्रों जो क्या कहते हैं भारतीय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था वह हुआ था 1882 में। मित्रों 3 फरवरी सन 1882 को इसका गठन हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो विलियम हंटर थे, इसलिए इसे हंटर कमीशन भी कहते हैं। अगला प्रश्न मित्रों 9वां प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन ने भारत में शैक्षिक सुधार की अपनी योजना को रूप देने के लिए एक शिमला सम्मेलन, शिमला कन्वेंशन का आयोजन कब किया? पहला विकल्प है मित्रों सन 1901 में, दूसरा 1902 में, तीसरा 1903 में और चौथा 1904 में। तो मित्रों जो शिमला सम्मेलन आयोजित किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा तो वह हुआ था 1901 में। इसमें आपका पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है मित्रों, भारत में प्रथम बार कोलकाता, मुंबई तथा मद्रास में आधुनिक प्रकार के विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो पहला विकल्प है मित्रों 1854 में, दूसरा 1855 में, तीसरा 1856 में और चौथा 1857 में। तो मित्रों इसमें आपका चौथा विकल्प सही है, वह है 1857 में। अगला प्रश्न है, हर्टाग समिति के अध्यक्ष थे? पहला विकल्प है मित्रों सर फिलिप हर्टाग, दूसरा चेम्सफोर्ड, तीसरा लॉर्ड मॉन्टेग्यू और चौथा विलियम कैरी। तो मित्रों हर्टाग समिति के जो अध्यक्ष थे वो सर फिलिप हर्टाग थे। सर फिलिप हर्टाग ने ये मित्रों अपव्यय एवं अवरोधन की थ्योरी पे बात किया था, वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन, कि लोगों की शिक्षा बाधित हो ना हो और उनका अपव्यय ना हो सके। हर्टाग समिति ने के अध्यक्ष थे सर फिलिप हर्टाग। पहला विकल्प इसमें सही है। मित्रों अगला है, भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट इंडिया एक्ट पारित हुआ? पहला विकल्प है मित्रों सन 1933, दूसरा है 1934, तीसरा 1935 और अगला विकल्प है मित्रों सन 1936। तो इसमें आपका मित्रों तीसरा विकल्प सही है, वह है 1935 में भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 में पारित हुआ। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों। अगला प्रश्न है, सहायता अनुदान प्रणाली ग्रांट इन एड लागू हुआ था? मैकाले का विवरण पत्र में, वुड के घोषणा पत्र में या 1813 के आज्ञा पत्र में या 1833 का आज्ञा पत्र में? तो मित्रों जो ग्रांट इन एड लागू हुआ था वह वुड के घोषणा पत्र में लागू हुआ था 1854 में। इसके अंतर्गत मित्रों जो स्कूल जो है अच्छे चलते थे, बालक बालिकाओं की संख्या अच्छी होती थी, उन्हें सरकार सहायता प्रदान करती थी, उन्हें अनुदानित कर देती थी। अगला प्रश्न है मित्रों आप सबके समक्ष, राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन में किस पर बल दिया गया? पहला विकल्प है मित्रों शिक्षा पर, भारतीय नियंत्रण पर, दूसरा है मातृभूमि प्रेम शिक्षण पर, तीसरा पाश्चात्य की नकल ना करने पर, इसमें मित्रों ना नहीं है,
नकल न करने पर, और चौथा विकल्प है सभी। तो मित्रों इसमें जो विकल्प सही है वह है सभी। चौथा विकल्प सही है मित्रों, इसको पढ़िएगा, पाश्चात्य की नकल न करने की। अगला है 15वां प्रश्न मित्रों, शिक्षा का अधिकार एवं निःशुल्क व अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? पहला विकल्प है मित्रों 21A, दूसरा है 41 और तीसरा 19 और चौथा है 14 में। तो मित्रों निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा की जो बात की गई थी वह है अनुच्छेद 21A, पहला विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न है मित्रों आप सबके समझ, राधा कृष्णन आयोग का गठन हुआ 4 नवंबर 1948 को। अगला है मित्रों ऑप्शन आपके समझ 4 नवंबर 1949 को, 4 नवंबर 1950 को या 4 नवंबर 1951 को। तो मित्रों जो राधा कृष्णन आयोग का गठन हुआ था वह हुआ था 4 नवंबर 1948 को। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी इस आयोग के अध्यक्ष थे, इसलिए इसे राधाकृष्णन आयोग भी कहते हैं। वैसे मित्रों इस आयोग का नाम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है। और मित्रों साथ साथ बताते चलें कि राधाकृष्णन आयोग 1948-49 का समय माना जाता है, और दूसरा आयोग मित्रों 1952 और 53 में मुदालियर आयोग बना था, और जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। तो पूछा जा सकता है मुदालियर आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। और यह कब बना था? 1952 में, 52 और 53 में। और एक प्रश्न इसी से और बनता है मित्रों कि कोठारी आयोग कब बना था? तो कोठारी आयोग जो बना था मित्रों वह था 1864 में। लिख दे रहा हूँ मित्रों, कोठारी आयोग जो बना था वह बना था 1864 में, और 66 इसका समय माना जाता है। तो यह उच्च शिक्षा आयोग भी मित्रों कह सकते हैं हायर एजुकेशन के लिए था, और इसके अध्यक्षता किया था प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी ने, इसलिए इस आयोग को कोठारी आयोग का भी कोठारी आयोग कहते हैं। तो मित्रों इसी आयोग के साथ साथ मैंने मुदालियर और कोठारी दोनों को एक्सप्लेन कर दिया। अगला प्रश्न है आप सबके समझ, वह है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को लागू करने के लिए भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय ने कौन सा कार्यक्रम तैयार किया? तो इसमें आपका मित्रों जो सही चारों ऑप्शन आप सबके समक्ष हैं वह है, पहला मित्रों ये तैयार किया, कौन सा कार्यक्रम तैयार किया? कार्यान्वयन कार्यक्रम, प्रोग्राम ऑफ एक्शन, शैक्षिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम, और चौथा विकल्प है राजनीतिक कार्यक्रम। तो मित्रों जो कार्यक्रम तैयार किया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को लागू करने के लिए वह है मित्रों कार्यान्वयन कार्यक्रम, प्रोग्राम ऑफ एक्शन। बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, ये पूछा जा सकता है। सभी प्रश्न पूरे आपके सिलेबस से मित्रों मैंने कोशिश की है कि जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी श्रृंखला आप सबके समझ जरूर प्रस्तुत करें। और साथ साथ मित्रों निवेदन भी है, जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकान के बटन दबा लें मित्रों, जिससे हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और मित्रों अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न आप सबके समक्ष है। 18वां प्रश्न मित्रों, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है या क्या है मित्रों? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड बहुत पूछा जाता है। पहला विकल्प है मित्रों प्राथमिक विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु बनाई गई योजना, सभी स्कूलों के लिए इमारत की सुविधा प्रदान करना, खेल सामग्री और शिक्षण सामग्री उपलब्ध करना, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो मित्रों जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है वह है मित्रों प्राथमिक विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने हेतु बनाई गई योजना, सभी स्कूलों के लिए इमारत सुविधा, खेल सामग्री और शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना। तो इसलिए मित्रों इसमें आपका चौथा विकल्प सही है, वह है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है आप सबके समक्ष मित्रों, भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय सन 1982 में कहाँ खोला गया? पहला है मित्रों मुंबई में, दूसरा कर्नाटक है मित्रों, ये कर्नाटक में का है, तीसरा है आंध्र प्रदेश में, और चौथा विकल्प है मित्रों वह है तमिलनाडु में। तो पहला जो मुक्त विश्वविद्यालय मित्रों खोला गया था वह था आंध्र प्रदेश में सन 1982 में, इसलिए आपका इसमें तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, वह है आंध्र प्रदेश मित्रों। और साथ साथ और बताते चलें कि जो अगला मुक्त विश्वविद्यालय खोला गया था तो वह था मित्रों क्या कहते हैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी
इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय सितंबर 1985 को, इग्नू उसे कहते हैं मित्रों, IGNOU, इग्नू। तो ये 1985 में इस्टेब्लिश हुआ था मित्रों, 1985। अगला प्रश्न में तो पूछा जा सकता है कि इग्नू कब खोला गया था, तो 1985 में, और पहला मुक्त विश्वविद्यालय 1982 में। और मित्रों इसका जो वर्तमान में नाम वो भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से है, जो पहला मुक्त विश्वविद्यालय खोला गया था। अगला प्रश्न मित्रों, जो कि इस प्रश्न श्रृंखला के में अंतिम प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे। पहला विकल्प है मित्रों सैम पित्रोदा, दूसरा जयंती घोष, तीसरा डॉक्टर दीपक नैयर, चौथा प्रोफेसर पी बलराम। तो मित्रों राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे सैम पित्रोदा, इसमें आपका पहला विकल्प सही है। बाकी मित्रों जयंती घोष भी सदस्य थे, डॉक्टर दीपक नैयर भी और प्रोफेसर पी बलराम भी सदस्य थे मित्रों, लेकिन अध्यक्ष जो थे वो थे सैम पित्रोदा। तो ये रहा मित्रों हमारा 20 प्रश्नों की श्रृंखला। महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, उम्मीद करते हैं आपकी होने वाली जो कल परीक्षा है उसके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। और मित्रों चैनल को सपोर्ट कर दिएगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट एंड शेयर करिए। मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद।